जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विश्वमित जैन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हिंदी साहित्य में आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों छायावाद में राष्ट्रीय काव्यधारा के कवियों की प्रमुख रचनाएं। ठीक है, जो राष्ट्रीय काव्यधारा से संबंधित रचनाएं थीं उनके बारे में आज पढ़ेंगे। और जिन भी साथियों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और दोस्तों आपको व्हाट्सअप नंबर मैंने दिया है 9098609291। ये व्हाट्सअप नंबर से आपको जरूर जुड़ना है, व्हाट्सअप ग्रुप से आपको जरूर जुड़ना है। ठीक है, और साथ ही दोस्तों ज्वाइन बटन पर क्लिक करके आप ज्वाइन मेंबर बन सकते हैं। वहां पर 3 प्लान आपको मिलेंगे, सिल्वर, गोल्ड और डायमंड। तीनों प्लान में से एक प्लान आपको खरीदना होगा, है ना। एक प्लान का आपको पे करना होगा और आप चैनल के ज्वाइन मेंबर बन जाएंगे। ठीक है, तो ज्वाइन मेंबर जरूर बने और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे दोस्तों आज का ये वीडियो। और आज का जो आपका पहला प्रश्न है कि कृष्णार्जुन युद्ध 1918 के रचनाकार कौन है। अब 2 सेकंड आपको दिए जाते हैं, 4 विकल्प आपके पास हैं दोस्तों। अब यहाँ पर एक रचना आई है कृष्णार्जुन युद्ध। अब दोस्तों एक बात कॉमन सेंस लगाना कि कृष्ण और अर्जुन का युद्ध क्यों हुआ होगा। क्यों हुआ होगा? माखन के चक्कर में। काय के चक्कर में? यहां पर देखो कृष्ण और अर्जुन का बोले सर, कृष्ण और अर्जुन का युद्ध हुआ था माखन के चक्कर में। तो कृष्ण अर्जुन युद्ध के रचनाकार कौन होंगे? माखन के चक्कर में हुआ तो माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है, माखन के चक्कर में माखनलाल चतुर्वेदी। इस प्रकार से याद करेंगे, बोले माखन के चक्कर में कृष्ण और अर्जुन का युद्ध हुआ। ठीक है, ये आपकी ट्रिक हो गई। नेक्स्ट है जय हिंद के रचनाकार कौन है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, जय हिंद रचना भी है, 1948 की है। अब आपको बताना इसके रचनाकार कौन है। तो ट्रिक है दोस्तों, सियाराम की शरण में जय हिंद लिखा। किसकी शरण में? यहां पर चित्र में देखो, सियाराम की शरण में जय हिंद लिखा। ठीक है, तो किसकी शरण में? सियाराम शरण गुप्त। ठीक है, ये हो जाएंगे दोस्तों आपको। जय हिंद रचना है इनकी 1948 की रचना है। और आपको पता होगा कि जो सियाराम शरण गुप्त हैं ये मैथिली शरण गुप्त के छोटे भाई थे, अनुज थे। ठीक है, और इनकी रचना है जय हिंद 1948 की। हमने कैसे याद किया कि सियाराम की शरण में जय हिंद लिखा, तो जय हिंद रचना सियाराम शरण की। ठीक है, अगला है कुमकुम 1936 के रचनाकार कौन है। 4 विकल्प हैं दोस्तों, 4 में से चयन करना है। और एक चीज बताना कि कुमकुम एक बिंदी आती है, आपको पता होगा, है ना। कुमकुम एक सीरियल भी आता है, कुमकुम एक बिंदी भी आती है। 4 विकल्प में से आप सही बताना और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों वाल कृष्ण शर्मा नवीन, है ना। वाल कृष्ण शर्मा नवीन कुमकुम। और देखना दोस्तों, अब थोड़ा सा इमेज करना कि ये बाल हैं, यहाँ पर देखो ये बाल हैं, बालों के नीचे आप क्या लगाते हो? कुमकुम लगाते हो। ठीक है, और ये आपकी पलक हैं, दोनों पलकों के बीच में आप कुमकुम लगाते हो। तो बालों के नीचे यानी कि बालकृष्ण भट्ट नीचे कुमकुम लगाते हो तो कुमकुम, और दोनों पलकों के बीच में तो आपलक, पलक के बीच में तो आपलक भी इनकी रचना हो जाएगी। ठीक है, और कौन लगाती है? उर्मिला। कैसे ट्रिक है इसकी? पलक झपकते ही उर्मिला ने बालों के नीचे रश्मि रेखा से कुमकुम लगाई। ठीक है, ये दोस्तों बालकृष्ण शर्मा नवीन की कुछ रचनाएं हैं। आपको ट्रिक है कि बाल झपकते ही जो है उर्मिला ने बालों के नीचे रश्मि रेखा से कुमकुम लगाई। ठीक है, पलक झपकते ही, ये आपकी ट्रिक हो जाएगी दोस्तों, इसको आपको याद रखना है। और इनकी रचनाएं देखो, क्रमबद्ध कुमकुम 1936 की, आपलक 1951, रश्मि रेखा 1951, क्वासी 1952, हम बिस्पाई जन्म के 1955 और उर्मिला 1957। ठीक है, ये बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचना है। अब आपको याद रख लेना है, पलक झपकते ही उर्मिला ने बालों के नीचे रश्मि रेखा से कुमकुम लगाई। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है और इनकी रचनाएं याद हो जाती हैं, साथ ही क्रमबद्ध भी हैं, सन भी आपको दिए हैं। ठीक है, ये उर्मिला हैं और पलक झपकते ही तो उर्मिला से उर्मिला, पलक से आपलक, बालों के नीचे कुमकुम तो एक कुमकुम। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको याद कर लेना है इनकी रचनाएं। और इसके पहले के बहुत सारे जो वीडियो हैं
वो आपको जरूर देखना है दोस्तों, ठीक है। बिखरे मोती और त्रिधारा के रचनाकार कौन है? 4 विकल्प हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान, सियाराम शरण गुप्त, बालकृष्ण शर्मा नवीन या फिर रामधारी सिंह दिनकर। और आपको पता है दोस्तों, ट्रिक भी मैंने नीचे दी है कि सुभद्रा के बिखरे मोती की त्रिधारा निकली। सुभद्रा के जो बिखरे मोती थे उनकी कितनी धारा निकली? त्रिधारा निकली। किसकी? सुभद्रा। तो सुभद्रा कुमारी चौहान की बिखरे मोती और त्रिधारा, ये रचनाएं दोनों ही इनकी हो जाएंगी, यानी आपका उत्तर होगा सुभद्रा कुमारी चौहान। आ नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। परशुराम की प्रतीक्षा के रचनाकार कौन है? 4 विकल्प हैं। पहला है सुभद्रा कुमारी चौहान, सियाराम शरण गुप्त, बालकृष्ण शर्मा नवीन या फिर रामधारी सिंह दिनकर। और आपको पता है दोस्तों कि रामधारी सिंह दिनकर को अनल का कवि कहा जाता है, ओज का कवि कहा जाता है। और परशुराम की प्रतीक्षा इनकी दोस्तों बहुत ही बढ़िया रचना है, कई बार पूछी गई है। नीचे ट्रिक दी है कि परशुराम की प्रतीक्षा में उर्वशी और रश्मि ने कुरुक्षेत्र में हुंकार भरी, है ना। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि परशुराम की प्रतीक्षा में जो है उर्वशी और रश्मि ने कुरुक्षेत्र में जो है हुंकार भरी। तो इनकी परशुराम की प्रतीक्षा, उर्वशी, रश्मि, कुरुक्षेत्र और हुंकार, ये इनकी रचनाएं हो जाएंगी, ठीक है। और एक इनकी रचना और है, कौन सी? रेणुका। रेणुका भी आपको याद रखनी नहीं है, ठीक है। इन्हीं की है, दिनकर जी की। और उर्वशी के लिए दोस्तों इन्हें 1978 में ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है, ठीक है। तो याद रखेंगे, क्या याद रखना? परशुराम की प्रतीक्षा में उर्वशी और रश्मि ने कुरुक्षेत्र में हुंकार भरी, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है? हल्दी घाटी के रचनाकार बताना है दोस्तों, मैथिली शरण गुप्त, श्याम नारायण पांडे, बालकृष्ण शर्मा नवीन या फिर रामधारी सिंह दिनकर। और आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? हल्दी घाटी के जो रचनाकार हैं वो हैं श्याम नारायण पांडे। श्याम नारायण पांडे। अब एक चीज याद रख लेना दोस्तों, एक रचना है श्याम सगाई। श्याम सगाई रचना किसकी है? नंददास की रचना है। और श्याम की सगाई में दोस्तों हल्दी जरूर लगेगी। क्या लगेगी? हल्दी लगेगी। तो हल्दी लगेगी तो हल्दी घाटी के रचनाकार कौन होंगे? श्याम। श्याम की सगाई में हल्दी लगेगी, ठीक है। श्याम की सगाई में क्या लगेगी? हल्दी लगेगी। तो हल्दी घाटी जो रचना है वो किसकी होगी? श्याम नारायण पांडे। श्याम आएगा, ठीक है, श्याम नारायण पांडे। और श्याम सगाई ये नंददास की रचना है, ये चीज भी आपको याद रखनी है ना। अब मैं पूछूंगा हल्दी किसको लगेगी? बोले सर श्याम की सगाई में। तो श्याम सगाई, नंददास और हल्दी घाटी, ये श्याम नारायण पांडे, ठीक है। अगला है जीवन संगीत के रचनाकार कौन है? 4 विकल्प हैं दोस्तों। आपको पता है कि जीवन संगीत कब बन जाता है? अगर दोस्तों आप जगन्नाथपुरी चले जाओ तो संगीत जीवन आपका जो है वो संगीत बन जाता है। कहाँ जाना है? जगन्नाथपुरी आपको जाना है तो आपका जीवन संगीत बन जाएगा। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि यहाँ पर प्रसाद बहुत मिलता है। क्या मिलता है? प्रसाद। तो जीवन संगीत कब बनता है? जब आप जगन्नाथपुरी जाओगे और यहाँ पर प्रसाद मिलता है तो जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद, है ना, प्रसाद मिलिंद। जगन्नाथपुरी में प्रसाद मिलिंद तो जीवन संगीत बन जाता है ना। इस प्रकार से अब मैं पूछूंगा जीवन संगीत कब बन जाता है, तो आप बताओगे कि सर जगन्नाथपुरी पहुंच जाएं और वहां पर प्रसाद बहुत मिलता है तो जीवन संगीत बन जाता है, ठीक है। तो जीवन संगीत जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद, ठीक है। अगला है ज्वाला के रचनाकार कौन है? 4 विकल्प हैं दोस्तों, मैथिली शरण गुप्त, श्याम नारायण पांडे, जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद या फिर केदारनाथ मिश्र। प्रभात आपको पता होगा कि दोस्तों केदारनाथ में जब बाढ़ आई थी तो सभी लोगों ने वहाँ पर जितने लोगों की मृत्यु हुई थी, जितने लोग बह गए थे, कुछ लोग बेघर हो गए थे, है ना, उनके लिए श्रद्धांजलि के लिए क्या जलाई थी? ज्वाला जलाई थी, ज्वाला, है ना। ये देखो यहाँ पर ज्वाला जलाई थी, कहाँ के लिए? केदारनाथ के लिए। तो ज्वाला के रचनाकार कौन होंगे? केदारनाथ मिश्र। प्रभात, अब यहाँ अग्रवाल नहीं जोड़ना, सिंह नहीं जोड़ना, ये केदारनाथ मिश्र प्रभात हैं जिनकी रचना है ज्वाला, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। अगला है साहित्य देवता के रचनाकार कौन है? 4 विकल्प हैं और आपको पता है दोस्तों कि साहित्य देवता को आपको माखन देना पड़ेगा तभी ये सारी रचनाएं याद होंगी, है ना। बोले साहित्य देवता माखन खा लो लेकिन ये रचनाएं याद हो जाएं, है ना। अब सभी लोग
माखन खवा देना साहित्य देवता को, तो माखन खवा देना तो माखनलाल चतुर्वेदी, है ना, याद रख लेना। अब साहित्य देवता को प्रसन्न करना है तो माखन खवाना पड़ेगा, माखन, है ना। तो साहित्य देवता के रचनाकार माखन खवाना पड़ेगा तो माखनलाल चतुर्वेदी। 1942 की ये रचना है। अगला है मौर्य विजय के रचनाकार कौन है दोस्तों? 4 विकल्प हैं और आपने रामायण बहुत देखी है। मैथिली शरण गुप्त हैं, श्याम नारायण पांडे हैं, जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद हैं, या फिर सियाराम शरण गुप्त हैं। और आपको पता होगा दोस्तों कि जब श्री राम विजय प्राप्त करके आए तो इन्हें मौर्य मुकुट लगाया गया। क्या लगाया गया? मौर्य मुकुट लगा गया। किसे? सियाराम को, श्री राम को, ठीक है। तो सियाराम शरण गुप्त की रचना होगी कौन सी? मौर्य विजय। बोले मौर्य विजय प्राप्त करे आए तो मौर्य मुकुट लगाए। देखो चित्र में मौर्य मुकुट लगाया गया। ये क्या करके आए थे? ये दोस्तों विजय प्राप्त करके आए थे। तो सियाराम शरण गुप्त की रचना होगी कौन सी? मौर्य विजय। इसको अब याद रखेंगे। अगला है कैदी और कोकिला के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त हैं, श्याम नारायण पांडे, या फिर जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद, या माखनलाल चतुर्वेदी। तो आपको पता है दोस्तों कैदी और कोकिला को हमें क्या खिलाना है? माखन खिलाना है। बहुत ही प्रसिद्ध रचना हुई है दोस्तों ये माखनलाल चतुर्वेदी जी की, कैदी और कोकिला, है ना। और कैदी और कोकिला को हमें माखन खवा देना है तो माखनलाल चतुर्वेदी, ठीक है। माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है कैदी और कोकिला, ठीक है। अगला है सभा का खेल के रचनाकार कौन है दोस्तों? सभा के खेल। और आपको पता है दोस्तों कि विभिन्न प्रकार की सभा होती है, लेकिन कई कई सभा में लोगों के भद्रा भी उतर जाते हैं। अपन बोलते हैं ना सभा में आज उसके भद्रा उतर गए। तो सभा का खेल और सभा में भद्रा उतर जाते हैं तो सुभद्रा कुमारी चौहान। सभा का खेल के रचनाकार कौन होंगे? सुभद्रा कुमारी चौहान, है ना। बोले सर सभा में तो भद्रा उतर जाते हैं, तो सुभद्रा, भद्रा से सुभद्रा कुमारी चौहान, ठीक है। डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है नूरजहां के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त, श्याम नारायण पांडे, गुरु भक्त सिंह, या फिर सुभद्रा कुमारी चौहान। नूरजहां, और आपको पता है दोस्तों कि नूरजहां आदि के चक्कर में कौन नहीं पड़ते? वो नहीं पड़ते, कौन? गुरु भक्त। गुरु भक्त नूरजहां के पीछे नहीं पड़ते, चक्कर में नहीं पड़ते। कौन? गुरु भक्त लोग। इन्हें सिर्फ भक्ति से काम होता है, तो गुरु भक्त सिंह, ठीक है। नूरजहां के रचनाकार कौन होंगे? बोले सर नूरजहां के चक्कर में भक्त लोग नहीं पड़ते, गुरु भक्त नहीं पड़ते, तो गुरु भक्त सिंह, ठीक है। इस प्रकार से याद करेंगे और ये सिर्फ याद करने का माध्यम है, ठीक है। अगला है कुणाल के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त हैं, श्याम नारायण पांडे, सोहनलाल द्विवेदी, या फिर सुभद्रा कुमारी चौहान। और बहुत ही बढ़िया ये प्रश्न है दोस्तों, कुणाल के रचनाकार कौन है? सोहनलाल द्विवेदी, यानी कि आपका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर सी, ठीक है, सोहनलाल द्विवेदी। अगला है आत्म बलिदान के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त हैं, श्याम नारायण पांडे, बालकृष्ण शर्मा नवीन, या फिर सुभद्रा कुमारी चौहान। दोस्तों आपको पता है अगर मैं बोलूं कि आप आत्म बलिदान कर दो, बोलो सर मैं आत्म बलिदान तो कर दूंगा लेकिन मेरे बालों के बलिदान की मत बोलना, मेरे बालों की बलिदान की मत बोलना, मैं सब कुछ बलिदान कर दूंगा, बालों के बलिदान की मत बोलना। तो आत्म बलिदान की रचनाकार कौन होंगे? बालकृष्ण भट्ट। बाल की मत बोलना, है ना, ठीक है। तो बालकृष्ण भट्ट हमने याद किया था दोस्तों, एक हिंदी प्रदीप की रचनाकार थे बालकृष्ण भट्ट। ये बालकृष्ण शर्मा नवीन है, लेकिन हिंदी प्रदीप के हमने देखे थे कि प्रदीप के बाल भट्टा से भरत गए, है ना। तो प्रदीप यानी हिंदी प्रदीप, और हिंदी प्रदीप के संपादक बालकृष्ण भट्ट। उसी प्रकार से आत्म बलिदान तो हम कर देंगे लेकिन बालों का बलिदान की मत बोलना। तो आत्म बलिदान की रचनाकार कौन होंगे? बाल से होगा बालकृष्ण शर्मा नवीन, ठीक है। अगला है तक्षशिला के रचनाकार कौन है? 4 विकल्प हैं। और दोस्तों आपको पता होगा कि तक्षशिला विश्वविद्यालय बना था, है ना। और जो तक्षशिला है ये बौद्ध शिक्षा, बौद्ध धर्म से संबंधित था, यहाँ का जो क्षेत्र था, ठीक है। और तक्षशिला का क्या हुआ था? भारत में उदय हुआ था। तक्षशिला का भारत में उदय हुआ था। तो तक्षशिला के रचनाकार कौन होंगे? तक्षशिला का उदय यानी कि उदय शंकर भट्ट, ठीक है। उदय शंकर भट्ट, अमृत और विष इनकी एक रचना हमने पढ़ी थी, है ना। अमृत और विष अमृतलाल लांगर की भी है, अमृत और विष उदय शंकर भट्ट की भी है ना। तक्षशिला का उदय
ये उदय शंकर भट्ट की रचना है तक्षशिला। अब कैसे याद रखोगे? बोले सर तक्षशिला का उदय, तक्षशिला से तक्षशिला रचना, उदय से उदय शंकर भट्ट इसके रचनाकार। अमीर इरादे गरीब इरादे की रचनाकार कौन है दोस्तों, आपको बताना है। और बहुत ही बढ़िया रचना है। तो आपको पता है कि चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबके इरादे माखन खाने के रहते हैं। बोले आज माखन मिल जाता। अमीर हो या गरीब हो, सबके इरादे काय के रहते हैं? माखन खाने के रहते हैं। तो गरीब में अमीर इरादे और गरीब इरादे के रचनाकार कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी, यानी कि डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है झांसी की रानी कविता के रचनाकार कौन है? 4 विकल्प है, मैथिली शरण गोप, श्याम नारायण पांडे, बालकृष्ण शर्मा नवीन या फिर सुभद्रा कुमारी चौहान। और दोस्तों आपको पता है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने सबके भद्रा उतार दिए थे। क्या उतार दिए थे? भद्रा। और हम पढ़ते आए हैं कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, है ना, पढ़ा है आप लोगों ने। तो झांसी की रानी कविता, झांसी की रानी ने भद्रा उतार दिए थे, तो सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है, अगला हेमकिरीटनी हेमतरंगिणी की रचनाकार कौन है दोस्तों, आपको पता है हेमतरंगिणी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला 1955 में, है ना, सबसे पहले। और ये रचना किसकी है? और आपको पता है दोस्तों, हिम जैसे जम जाता है क्या? माखन। माखन भी हिम जैसे जम जाता है। तो याद रख लेना, क्या जम जाता है? माखन। काय के जैसे? हिम जैसे। तो हेमतरंगिणी और हेमकरटनी माखन जैसे जम जाते हैं, तो माखनलाल चतुर्वेदी, यानी कि डी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। और 1942 की रचना, 1949 की और 1955 में इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हेमतरंगिणी के लिए, सबसे पहले हिंदी में। ठीक है, अगला है पाथेय के रचनाकार कौन है? 4 विकल्प हैं दोस्तों। और आपको पता है कि दोस्तों सिया राम को जब क्या हुआ, वनवास हुआ, तो इनके बहुत सारे पाथेय बने, है ना। आपने नाम सुना होगा, बोले केवट के भाग्य खुल गए, केवट भी पाथेय बना। ऐसे अनेकों ऋषि मुनि थे जो सिया राम के पाथेय बने। कौन के? सिया राम के पाथेय बने। तो पाथेय के रचनाकार कौन होंगे? सियाराम शरण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त। ठीक है, तो सियाराम के पाथेय इस प्रकार से आपको याद रख लेना। बोले सियाराम के बहुत सारे पाथेय बने और 1934 की ये रचना है। बहुत सारी रचनाओं को हमने याद किया दोस्तों। इससे पहले भी मैंने कई रचनाओं को याद करवा दिया आपको। भक्ति काल, है ना, रीति काल, आदि काल, आधुनिक काल के द्विवेदी योग, है ना, भारतेंदु योग, छायावादी योग। और छायावादी युग में राष्ट्रीय काव्यधारा, राष्ट्रीय चेतना के कवि, उनको भी करवा दिया। और सारी की सारी जो हिंदी साहित्य का लगातार प्रयास है ये चल रहा है। साहित्य अकादमी से पुरस्कृत रचनाओं को याद करवाया, ज्ञानपीठ पुरस्कृत रचनाओं को भी करवा दिया दोस्तों। अब आपको एक चैलेंज प्रश्न है, एक भारतीय आत्मा के नाम से किसे जाना जाता है? मैथिली शरण गुप्त को, जगन्नाथ दास रत्नाकर को, माखनलाल चतुर्वेदी को, या फिर जयशंकर प्रसाद को? एक कमेंट में आपको उत्तर, चैलेंज प्रश्न है, एक एक व्यक्ति को एक कमेंट में चैलेंज प्रश्न का उत्तर लिखना है। साथ ही मैथिली शरण गुप्त के बारे में आप क्या जानते हो वो भी आपको लिखना है। जगन्नाथ दास रत्नाकर के बारे में क्या जानते हो वो भी लिखना है। माखनलाल चतुर्वेदी के बारे में क्या जानते हो और जयशंकर प्रसाद के बारे में क्या जानते हो। आप जितना ज़्यादा लिखते हैं उतना ज़्यादा आपको याद हो जाता है। तो लिखा करें और वीडियो को लाइक करना है। और दोस्तों आपको 9098609291 ये नंबर है व्हाट्सअप नंबर। तो आप व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ सकते हो। और साथ ही ज्वाइंट मेंबर अगर बनना चाहते हो तो ज्वाइंट मेंबर का स्पेशल व्हाट्सअप ग्रुप है ना, जिनके लिए स्टडी मटेरियल और भी बहुत सारी सेवाएं उपलब्ध हैं। तो इनके लिए ज्वाइंट मेंबर के लिए दोस्तों सिल्वर प्लान के लिए आपको 59 रुपये पे करना होता है। ज्वाइन चैनल पर जाकर ज्वाइन पर क्लिक करना। तो ज्वाइन में आपको 3 प्लान दिखेंगे। एक देखेगा आपका सिल्वर प्लान, दूसरा देखेगा गोल्ड प्लान और तीसरा दोस्तों आपको डायमंड प्लान, जिसमें आपको गोल्ड प्लान में 159 रुपये, डायमंड प्लान में दोस्तों 299 रुपये पे करके आप ज्वाइंट मेंबर चैनल के बन सकते हो। और सभी लोग वीडियो को लाइक करना और चैनल को सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, हिंदी साहित्य में ट्रिकी वीडियो, बहुत सारे ट्रिकी वीडियो मैंने अपलोड किए हैं, वो ज़रूर देखना। पूरी प्लेलिस्ट आपकी हिंदी साहित्य की बनी है। और व्हाट्सअप ग्रुप से आपको अवश्य जुड़ना है, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करना है। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताएं। और आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। जय हिंद।